हेलो स्टूडेंट्स, उपेंद्र सर लेक्चर्स की साइकेट्रिक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी आ चुकी है और आपने नोट्स उसके बना लिए होंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, नोट्स डेली के डेली रिवाइज करने हैं। अगर आपको अच्छे से साइकेट्री समझनी है तो नोट्स डेली के डेली रिवाइज करने हैं। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बोला था, तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। वो अब्राहम लिंकन वाला डायलॉग याद कीजिएगा, पेड़ को 6 घंटे में नहीं काटना है, पेड़ को 1 घंटे में काटना है, लेकिन उससे पहले 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को पैना करना है। तैयारी बहुत सॉलिड रखनी है। नोट्स रेगुलर रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। हम बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग सिलेबस टू सिलेबस क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं साइकेट्री की, जिसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हम दिखा चुके हैं, आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि इसके बिना साइकेट्री अधूरी है। अगर इस टॉपिक की नॉलेज आपको नहीं है तो ये समझ लो कि आगे डिसऑर्डर समझ में आ ही नहीं सकते। ये दो वो शब्द हैं जो साइकेट्री हम खोलते हैं तो कहीं भी अचानक लिखा आ जाता है साइकोसिस, कहीं अचानक लिखा आ जाता है न्यूरोसिस। स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि कहीं तो पैराग्राफ में लिख रहा है साइकोसिस, कहीं 4-5 लाइन बाद अचानक से लिख रहा है न्यूरोसिस। वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में बात क्या हो रही है। मोरओवर साइकोसिस एंड न्यूरोसिस पे 5 से 10 नंबर का एक शॉर्ट नोट भी आता ही है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। लेकिन आप उस शॉर्ट नोट की वजह से मत समझना इस टॉपिक को। इस टॉपिक को आप समझना जैसा मैंने पहले बोला, साइकेट्री की नॉलेज इन 2 शब्दों को समझे बिना हो ही नहीं सकती। हमने कॉलेज में भी बहुत रटा, हमने कॉलेज में रटा इनसाइट एब्सेंट, इनसाइट प्रेजेंट, इनसाइट ये, जजमेंट ये वो, और फिर वहाँ लिखते थे साइकोसिस का न्यूरोसिस में, न्यूरोसिस का साइकोसिस में, उल्टा लिख दिया, गए हमारे 5 से 10 नंबर। अब ऐसी नौबत नहीं आई। आज मैं आपको सिर्फ एक शब्द बोलूँगा, बस सिर्फ मैं एक हिंट बताऊँगा, और उस एक हिंट को बताने के बाद आप खुद बोलेंगे अपने घर पे बैठे बैठे ये जो हेडिंग है इनका मीनिंग। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बोलेंगे। मैं तो बस वो एक हिंट बता दूंगा कि काश कॉलेज में हमें ये हिंट किसी ने बता दी होती तो ये 10 नंबर का शॉर्ट नोट और जो पूरी साइकेट्री समझने में मदद करेगा ये इतना चुटकियों में हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं टॉपिक को समझने के लिए? आज का हमारा टॉपिक है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में अंतर। सबसे पहले इन 2 शब्दों को समझिए। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि साइकोसिस बीमारी है, न्यूरोसिस भी किसी बीमारी का नाम होगा। जी नहीं। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस बीमारियों के ग्रुप को बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में साइकोसिस एक बीमारी नहीं है, ये एक कैटेगरी है जिसमें कई बीमारियां आती हैं। न्यूरोसिस कोई बीमारी नहीं है, न्यूरोसिस एक कैटेगरी, एक ग्रुप है जिसमें कई बीमारियां आती हैं, हमेशा कह सकते हैं। पर्टिकुलर कोई एक बीमारी नहीं है साइकोसिस, पर्टिकुलरली कोई दूसरी बीमारी नहीं है न्यूरोसिस। सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए। दूसरा, अब बात शुरू करते हैं यहाँ से कि हम कॉलेज में ये चीज़ रट लेते हैं कि साइकोसिस में इनसाइट क्या हो जाती है, एब्सेंट, जबकि न्यूरोसिस में इनसाइट क्या रहती है, प्रेजेंट। ये चीज़ हम रट लेते हैं। लिखिएगा मत, अभी मत लिखिएगा, लास्ट में वीडियो को पॉज करके ही नोट्स बनाएं। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दें, कहीं नहीं भागा जा रहा, वीडियो यहीं है। लिख लिख के समझ में नहीं आएगा, सिर्फ फोकस करें मैं क्या बोल रहा हूँ। इनसाइट एब्सेंट, इनसाइट प्रेजेंट रट लिया, ये भी रट लिया। बच्चे को पहले ये तो पता हो कि इनसाइट क्या है, उसे पता ही नहीं है। अरे बहुत आसान है, रटना मत। इन प्लस साइट तोड़ देते हैं इसको। इन माने अंदर और साइट माने देखना, अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखने की कैपेबिलिटी, अपने अंदर देखने की अवेयरनेस, अपने अंदर झांकने की एक क्षमता। मीनिंग, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या बीमारी हुई है, मुझे क्या इसके लक्षण आ रहे हैं, क्या मुझे इसका इलाज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसका इलाज कहाँ से मिलेगा। इस एबिलिटी, इस अवेयरनेस को बोलते हैं इनसाइट। हु एम आई, व्हाट आर माई साइन एंड सिम्टम ऑफ दिस इलनेस, फ्रॉम वेयर आई कैन फाइंड आउट द ट्रीटमेंट, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इनसाइट। तोड़ दो ना, इन प्लस साइट, इनसाइट एब्सेंट या प्रेजेंट। लेकिन मैं तो आपको इससे भी आसान ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे ये सारा आप खुद बोलें, मैं नहीं बोलूं, कुछ भी रटना नहीं पड़े। चलिए शुरू करते हैं। बी अटेंटिव, मैं क्या बोलने जा रहा हूं अगले 10 सेकंड में, ध्यान से सुनिएगा। साइकोसिस आज के बाद सबसे पहला और सबसे मेन फीचर कि काश कॉलेज में किसी ने ये बता दिया होता कि मोस्ट सीरियस इलनेस, ज़्यादा खतरनाक बीमारियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, साइकोसिस, जबकि लेस सिवियर इलनेस, कम डेंजर, कम सिवियर या कह सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस को क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस। बस एक ये ट्रिक याद रख लो, बाकी सब मेरा काम है याद करना। क्या आप एक याद रख पाओगे? मैंने कहा साइकोसिस वो बीमारियों का समूह जिसमें मोस्ट डेंजरस, मोस्ट सिवियर, मोस्ट सीरियस इलनेस आती है।
ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ आती हैं, ज़्यादा सीरियस बीमारियाँ आती हैं, जबकि न्यूरोसिस में माइल्ड टू मॉडरेट या लेस सीवियर बीमारियों के ग्रुप को कहते हैं न्यूरोसिस। अब आप खुद बोलोगे अपने रूम पे बैठे बैठे, बाकी डिफरेंस 5 से 10 नंबर का मैं नहीं बोलूँगा। आइए देखिए कैसे। एक बात बताइए, कोई चीज़ ज़्यादा खतरनाक है, मोस्ट सीरियस है, तो उसमें जो अपने आप को पहचानने की जो कैपेबिलिटी है, जिसे हमने क्या बोला है, इनसाइट बोला है जिसे हमने, ये इनसाइट प्रेजेंट हो सकती है क्या भाई? एक तरफ हम कह रहे हैं ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ, और उसमें इनसाइट प्रेजेंट हो सकती है? जी नहीं। ज़्यादा खतरनाक में इनसाइट क्या हो जाएगी? एब्सेंट ही होगी। जबकि कम डेंजर बीमारियाँ हैं उसमें इनसाइट प्रेजेंट रहेगी। व्यक्ति को पता रहेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ कपड़े फाड़ रहा हूँ, किसको गाली दे रहा हूँ, मुझे क्या सिम्टम आ रहे हैं, इसका इलाज करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि लेस सीवियर है, जबकि ये तो मोस्ट सीवियर है। यहाँ पे वो भूल जाएगा कहाँ कपड़े फाड़ रहा है, किसको गाली गलौज कर रहा है, किस पे पत्थर मार रहा है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस है ना। तो इनसाइट और मोस्ट सीवियर, दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब वापस बढ़ो, आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये शब्द याद रखना है, मोस्ट सीरियस वाले ग्रुप को बोलते हैं साइकोसिस। एक बात बताओ, ईगो फंक्शन क्या हो जाएगा? सर हमें पहले तो ईगो फंक्शन का ही मतलब नहीं मालूम, बात की तो बात की है। अरे बहुत आसान है, इसको भी तोड़ दो ना, ईगो और फंक्शन। ईगो का मतलब पता है क्या होता है? सेल्फ। आपने वो ईड ईगो सुपर ईगो पढ़ा है? मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, और फंक्शन का मतलब फंक्शन, खुद के फंक्शन। तो एक बात बताओ, खुद के फंक्शन ज़्यादा खतरनाक में प्रॉपरली वर्क करेंगे क्या? प्रेजेंट रहेगा ईगो फंक्शन? सेल्फ अवेयरनेस प्रेजेंट रहेगी? जी नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे? ईगो फंक्शन क्या हो जाएंगे? इम्पेयर्ड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा खतरनाक है ना। जबकि यहाँ पे ईगो फंक्शन क्या लिखूँ? नॉट अफेक्टेड मच लिख सकता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, क्योंकि कम डेंजर है ना। सिंपल, एक ही लाइन याद रखनी। अच्छा इधर आओ, रियलिटी टेस्टिंग। सर हमें तो इसका भी मतलब नहीं मालूम, और ये सुना बहुत होता है, साइकेट्री में बार बार आ जाता है, रियलिटी टेस्टिंग प्रेजेंट, रियलिटी टेस्टिंग एब्सेंट। तोड़ दो ना इसको भी। रियलिटी टेस्टिंग, रियलिटी माने वास्तविकता, टेस्टिंग माने टेस्ट करना। टेस्ट मतलब जानकारी लेना। मैं आपका टेस्ट लेता हूँ तो मैं यही तो पता लगा रहा हूँ कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपका लेवल क्या चल रहा है, मतलब अवेयरनेस, रियलिटी की अवेयरनेस, वातावरण की अवेयरनेस। ईगो फंक्शन में तो सेल्फ अवेयरनेस आ गई। रियलिटी टेस्टिंग मतलब वास्तविकता में क्या हो रहा है आसपास, यानी रियलिटी टेस्टिंग। एक बात बताओ, ज़्यादा खतरनाक में जिसमें इनसाइट भी क्या हो गई है, एब्सेंट हो गई है, उसमें रियलिटी टेस्टिंग प्रेजेंट होगी कि एब्सेंट होगी? अरे भाई एब्सेंट हो जाएगी ना, उसको पता ही नहीं चलेगा आसपास क्या हो रहा है, किसको गाली गलौज कर रहा है, क्या कर रहा है पेशेंट हमारा। जबकि यहाँ रियलिटी टेस्टिंग पूरी तरह प्रेजेंट रहेगी। या मैं लिख सकता हूँ नॉट अफेक्टेड मच, जो ये लिखा है ऊपर वो यहाँ लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो मेंटल इलनेस वाला मरीज जिसको ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हो गई हैं, डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, जजमेंट ले पाएगा? आप खुद सोचो, ज़्यादा खतरनाक है, क्या डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्या लिख दूंगा यहाँ? जजमेंट क्या हो जाएगा उसका? इम्पेयर्ड। जबकि यहाँ पे जजमेंट वही नॉट अफेक्टेड मच, नॉट अफेक्टेड मच, या जजमेंट प्रेजेंट। ठीक है सर, ये जो मरीज हैं ज़्यादा खतरनाक वाले, ज़्यादा खतरनाक वाले, इनमें ये वाला पॉइंट लेता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी पर्पस से कंटेंट बढ़ाना है ना। ये वाली लाइन समझ गए ना आप, तो ये समझ लो कि इस पे 2 पेज लिख सकते हो, पूरे 2 पेज इस शब्द से। डिस्टर्बेंसेस, अगली कुछ क्लासों में हमारी टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, मेन टर्मिनोलॉजी। ये आज की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम मेन टर्मिनोलॉजी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बिना मेन टर्मिनोलॉजी पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। तो जो टर्मिनोलॉजी होगी हमारी, उस टर्मिनोलॉजी के टाइटल क्या है आपको पता है? उस टर्मिनोलॉजी के टाइटल में डालूंगा, देखो कैसे है, उस टर्मिनोलॉजी के टाइटल डालूंगा डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंसेज ऑफ थॉट, डिस्टर्बेंसेज ऑफ मूड, डिस्टर्बेंसेज ऑफ परसेप्शन, डिस्टर्बेंसेज ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर इनके अंदर बहुत छोटे छोटे टर्म आएंगे, बहुत सारे टर्म आएंगे, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, सब कुछ, वो सब इनके अंदर आ जाएंगे, ये टाइटल होंगे। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी याद रह गया ना कि मोस्ट सीरियस इलनेस को क्या बोलते हैं? साइकोसिस। तो एक बात बताओ, ये सारे डिसऑर्डर, थॉट के डिसऑर्डर, मूड के डिसऑर्डर, परसेप्शन के डिसऑर्डर, कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एक बात बताओ, ज़्यादा खतरनाक में ये सारी प्रॉब्लम प्रेजेंट होंगी कि एब्सेंट होंगी? ज़्यादा खतरनाक में सारे डिसऑर्डर प्रेजेंट होंगे कि एब्सेंट होंगे? अरे भाई प्रेजेंट होंगे ना, ज़्यादा खतरनाक है तो डिसऑर्डर तो प्रेजेंट होंगे। जबकि इधर कम डेंजर है, माइल्ड फॉर्म है, लाइफ जैसी चल रही चलती रहेगी, सरकारी नौकरी चल रही चलती रहेगी, बच्चे पल रहे पलते रहेंगे। माइल्ड इलनेसेस हैं, इनको तो बीमारियां मानते भी नहीं है। कुछ साइकोलॉजिस्ट तो न्यूरोसिस को बीमारी मानते ही नहीं है। कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये तो हमारी पर्सनैलिटी का एक बिहेवियर का एक पैटर्न है न्यूरोसिस, ये बीमारियां हैं ही नहीं।
और कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं नहीं ये माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस है। तो एक बात बताओ, ये जितने भी डिसऑर्डर मैंने लिखे हैं, थॉट के, मूड के, परसेप्शन के, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब एब्सेंट रहेंगे। डिसऑर्डर एब्सेंट रहेंगे, थॉट एब्सेंट मत कर देना कि थॉट ही एब्सेंट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ डिस्टर्बेंसेज एब्सेंट रहेंगे, इधर सारे डिस्टर्बेंसेज क्या रहेंगे, प्रेजेंट। अब इनमें वो सब आ गया। 15 क्लासेस के बाद इस टॉपिक पे 2 पेज लिख सकते हो आप, जो लाइन मैंने लिखी है साइकोसिस और न्यूरोसिस में, 15 क्लासेस के बाद, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है ना थॉट में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो परसेप्शन में 2 टर्म आ रहे हैं, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। तो एक अंतर बन गया ना कि साइकोसिस में इल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या होंगे, प्रेजेंट, जबकि न्यूरोसिस में इल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या होंगे, एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है ना डिसऑर्डर। तो सारे टर्म्स इसमें अबनॉर्मल वाले प्रेजेंट होंगे और सारे टर्म अबनॉर्मल वाले इधर एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये है ज़्यादा खतरनाक और ये है कम खतरनाक। इतनी सी बात है। तो ये सारे डिसऑर्डर क्या हो गए, प्रेजेंट। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर ये बीमारियां होती क्यों हैं, होती क्यों हैं? ये बीमारियां 2 कारणों से होती हैं, ऑर्गेनिक कारण और फंक्शनल कारण। ऑर्गेनिक कारण एंड फंक्शनल कारण। जबकि ये बीमारियां सिर्फ फंक्शनल कारण से होती हैं, फंक्शनल कारण से होती हैं। इस लाइन को समझने के लिए 20 मिनट चाहिए कि सर हमें तो पता ही नहीं ऑर्गेनिक कारण क्या होते हैं और फंक्शनल कारण क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, ऑर्गेनिक मतलब वो कारण जो हमें पता होते हैं, नोन फैक्टर्स, ठीक है, नोन फैक्टर्स वाली बीमारियां। और फंक्शनल मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर, अननोन फैक्टर वाली बीमारियां। मतलब ये जो ज़्यादा खतरनाक जो बीमारियां हम बोल रहे हैं ना, बार बार साइकोसिस साइकोसिस, ये दोनों वजह से हो सकती हैं। जिसके कारण हमें पता हो उस वजह से भी हो सकती हैं, यानी ऑर्गेनिक वजह से भी हो सकती हैं, और कुछ अनजान कारण, साइकोलॉजिकल कारण, मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। जबकि न्यूरोसिस, जिसे माइल्ड फॉर्म बोल रहे हैं, ये केवल और केवल अनजान कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे स्ट्रेस मान लो, स्ट्रेस, चलो समझने के लिए आज सिर्फ स्ट्रेस मान लो, स्ट्रेस की वजह से न्यूरोसिस हो सकती है। लेकिन ये दोनों वजह से हो सकती है, ऑर्गेनिक कारण से भी और फंक्शनल कारणों से भी। चलो जी, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आ जाते हैं इधर डिफेंसेस। डिफेंसेस ज़्यादा खतरनाक है भाई, ज़्यादा खतरनाक में सीजोफ्रेनिक पेशेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीजोफ्रेनिक, सर हमें तो नहीं पता सीजोफ्रेनिया क्या होता है। अरे भाई नहीं पता कोई बात नहीं, जब तक पढ़ा नहीं रहा तब तक सीजोफ्रेनिक मतलब प्योर मेंटल इलनेस, पूरी तरह एक मानसिक रोगी। मानसिक रोगी तो समझते हो ना, फिल्मों में देखे होंगे ना मेंटली इंक्लाइंड, तो पूरी तरह मेंटली इंक्लाइंड समझ लो। साइकोसिस का एक एग्जांपल ले लिया, सीजोफ्रेनिया। अब फिल्मों में तो देखे ही हैं, अगर हॉस्पिटल ड्यूटी भी नहीं की तो भी तो देखे ही हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म में एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है डिनाइल, है ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है रिग्रेशन। पढ़ाऊंगा डिफेंस मैकेनिज्म पूरा, 2 से 2.5 घंटे का टॉपिक है। डिनाइल, साफ तौर पे मना कर देना। तो साइकेट्रिक पेशेंट क्या होते हैं, एक्सेप्ट कहाँ करते हैं ना, अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेट मी आउट ऑफ एयर, मेरा कोई लेना देना नहीं यहाँ से, मुझे घर वाले पकड़ रहे हैं, मैं एकदम सही हूँ। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपने डायग्नोसिस को, डिनाई कर रहा है। और रिग्रेशन का मतलब, रिग्रेशन मतलब चाइल्ड लाइक बिहेवियर, बच्चों की तरह एकदम से रोने लग जाएंगे, ड्रामेटिक हो जाएंगे, तो रिग्रेट करते हैं वो। रिग्रेशन मतलब अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में लौट जाना, जैसे बचपन में करते थे वैसे टेंट्रम्स दिखाना। ये क्योंकि ज़्यादा खतरनाक है ना, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ड्रामेटिक बिहेवियर दिखाएगा। जबकि इधर इधर देखो, ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ ना, ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म वाला, हो सकता है आपके अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अगले 3 से 4 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा कि इसमें कौन सी बीमारियां आती हैं और इसमें कौन सी बीमारियां आती हैं, तुरंत समझ जाओगे। तो यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म में मैं लिख रहा हूँ अनडूइंग, लिख देता हूँ। ये वाले लोग अनडूइंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये वाले लोग कन्वर्जन रिएक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं। सर ये क्या होती हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म होती है अनडूइंग, अपने काम को बार बार सुधारना, अपने काम को ट्राई टू अटेम्प्ट करेक्ट टू ओन मिस्टेक, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश। और कन्वर्जन क्या होता है, स्ट्रेस से अगर फिजिकल लक्षण कन्वर्ट हो जाएं, स्ट्रेस से अगर फिर फिजिकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ जाएं, स्ट्रेस कन्वर्ट हो जाए फिजिकल सिम्टम में, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जन। अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी तो ये रटना हो गया एक तरीके से, कोई बात नहीं, 2 से 3 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन एक बार पहले रिवाइज करवाऊंगा यहाँ तक पूरा। टॉपिक का नाम था साइकोसिस न्यूरोसिस। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, ज़्यादा खतरनाक, कम खतरनाक, मोस्ट डेंजरस, लेस डेंजरस। ज़्यादा खतरनाक में अपने आप को पहचानने की क्षमता यानी इनसाइट क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। भाई अपने आप को कैसे पहचानोगे, इधर इनसाइट क्या रहेगी, प्रेजेंट। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस, ईगो फंक्शंस क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे, ज़्यादा खतरनाक है ना। जबकि इधर ईगो फंक्शंस क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रहेंगे, नॉट अफेक्टेड में। अच्छा, रियलिटी टेस्टिंग, वास्तविकता का ज्ञान यहाँ प्रेजेंट हो सकता है क्या, ज़्यादा खतरनाक है, एब्सेंट ही होगा। जबकि यहाँ रियलिटी टेस्टिंग प्रेजेंट रहेगी। अच्छा, यहाँ जजमेंट पावर, जजमेंट ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ जजमेंट ले लेगा। अच्छा, यहाँ सारे डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, मूड, परसेप्शन, सब प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट होंगे, ज़्यादा खतरनाक है, प्रेजेंट होंगे, इधर सारे एब्सेंट होंगे। ये दोनों वजह से हो सकती है,
ज्ञात कारण से भी और अज्ञात कारण से भी, ऑर्गेनिक फैक्टर से भी और साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी। न्यूरोसिस ज़्यादातर साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होती है। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। डिफेंस मैकेनिज्म तो मैं अभी याद कराऊंगा ही, तो इसलिए मैंने रिपीट नहीं करवाया। एक बात ध्यान से अब सुन लो, लास्टली 2 मिनट में, साइकोसिस में मेजरली आती हैं 5 बीमारियां। ये डिफरेंस भाई अभी के अभी दिमाग में फिट कर लेना, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेट होंगी आगे जाकर। साइकोसिस में मेनली एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 5 बीमारियां, या बोलूँ कि साइकिट्री में ज़्यादा सीरियस इलनेस जिन्हें हम मानते हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो 5 डिजीज़ हैं जिन्हें हम साइकोसिस कह सकते हैं। जिसमें पहली है सीजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डेलीरियम, डिमेंशिया। साइकोसिस में आती हैं 5 बीमारियां, सीजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डेलीरियम, डिमेंशिया। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों की। सबसे काम की बात बताइए। एक काम की बात तो ये थी मोस्ट सीरियस इलनेस, और दूसरी सबसे काम की बात यह है, अभी के अभी अपने रूम में रिपीट कीजिए। साइकोसिस मतलब मेजर इलनेस जिसमें आती हैं 5 बीमारियां। एग्जाम्पल याद कीजिए, सीजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डेलीरियम, डिमेंशिया। 5 डिजीज। अच्छा, बाद बाकी जो माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस हैं, जैसे कि एंजाइटी, जैसे कि फोबिया। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये छोड़ो, एग्जाम्पल हम याद ही क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, एंजाइटी डॉक्टर साहब घबराहट होती है, डॉक्टर साहब धक 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 सी रहती है, डॉक्टर साहब पसीने से आते हैं, डॉक्टर साहब हर समय से डर सा लगता है। इनसाइट क्या है? मुझे पता है कि मुझे ऐसा होता है, मुझे पता है मतलब इनसाइट क्या है? प्रेजेंट है। और इनसाइट जहाँ प्रेजेंट होती है वो डिसऑर्डर क्या साइकोसिस हो सकता है? नहीं, वो क्या होगा? न्यूरोसिस। तो एंजाइटी किसका एग्जाम्पल है? न्यूरोसिस। अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल, फोबिया। पहाड़ पे चढ़ने से डर लगता है, पहाड़ पे चढ़ने से डर लगता है, एक्रोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना, लिखवाऊंगा मैं, आगे आएगा, फोबिया पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि ऊपर पहाड़ पे मैं जाऊंगा तो उड़ के अपने आप खाई में नहीं गिर जाऊंगा, मुझे ये बात पता है। लेकिन फिर भी जैसे ही पहाड़ की बात चलती है, जैसे ही ऊंचाई की बात चलती है, तो मुझे घबराहट हो जाती है, मुझे एंजाइटी के सिम्टम आ जाते हैं। अरे मुझे आते नहीं है, कहीं तुम सोचो कि सर को फोबिया है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब फोबिया मतलब पहाड़ की बात चलती है तो मुझे एंजाइटी के सिम्टम आ जाते हैं। मुझे पता है कि मेरे साथ ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मतलब इनसाइट क्या है? प्रेजेंट है। तो फोबिया साइकोसिस है कि न्यूरोसिस है? न्यूरोसिस। अरे जिस डिसऑर्डर में इनसाइट प्रेजेंट रहती है उसे हम बोल रहे हैं न्यूरोसिस, जिस डिसऑर्डर में इनसाइट एब्सेंट रहती है उसे हम बोल रहे हैं साइकोसिस। अच्छा एक बात बताओ, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन वर्ड सुना होगा आपने ना, एक ही विचार बार बार आना, हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, ऐसे विचार बार बार आना, ऑब्सेशन। साइकोसिस है, न्यूरोसिस है? मुझे पता है कि मेरे दिमाग में बार बार विचार आते हैं, हाथ धोने हैं, हाथ गंदे हो गए, हाथ धोने, हाथ गंदे, उसे पता है, क्लाइंट को पता है, इसका मतलब इनसाइट क्या है? उसमें प्रेजेंट है। और OCD किसका एग्जाम्पल है? न्यूरोसिस। सिर्फ 5 ही ऐसी मेजर इलनेस हैं, सीजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डेलीरियम, डिमेंशिया, जिसमें इनसाइट एब्सेंट हो जाती है अगर वो सीरियस हो जाए तो, अगर वो ज़्यादा खतरनाक बन जाए तो, इसलिए हमने 5 डिजीज रखी है। लेकिन अब मैं ये बात समझा दूंगा आपको, अगर आपने ये जो 2 चीज़ जो मैंने अभी बोली, एग्जाम्पल जो बताए, अब मैं समझा दूंगा। अब एक खुद सोचो, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? मेंटली इल क्लाइंट। सीजोफ्रेनिया वाले को क्या बोल रहा हूँ? जो फिल्मों में हम मेंटली इल पेशेंट देखते हैं वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। साइकोसिस मतलब मेजरली सीजोफ्रेनिया को बोलते हैं, ठीक है जी। अब खुद सोचो आप, सीजोफ्रेनिया वाला मेंटल इल क्लाइंट, फिल्मों में देखा है ना कि मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ से भागूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मुझे पकड़ लाए हैं। डिनाइल करता है कि नहीं करता? करता है। अच्छा रिग्रेशन करता है कि नहीं करता? बच्चों जैसा बिहेव करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। अच्छा इधर आ जाओ, OCD वाला अपने ही काम को बार बार सुधारता है कि नहीं सुधारता? हाथ गंदे हैं फिर भी उसे लग रहा है हाथ साफ है, बर्तन साफ किया था फिर भी उसे लग रहा है अभी और गंदा है, दोबारा साफ, दोबारा साफ, दोबारा साफ। अनडूइंग करता रहता है कि नहीं करता? अपने काम को बार बार सुधारता है, बिल्कुल सुधारता। कन्वर्जन एक डिसऑर्डर आएगा न्यूरोसिस में, कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें स्ट्रेस क्या हो जाता है? फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूरोसिस का ही एग्जाम्पल है कन्वर्जन डिसऑर्डर, न्यूरोसिस में आएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये लो एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, कन्वर्जन डिसऑर्डर न्यूरोसिस में, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्ट्रेस इंसान को होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फिजिकल सिम्टम में। तो वो लोग कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं? कन्वर्जन। जब जब उन्हें स्ट्रेस होता है तब तक उन्हें बीमार पड़ जाते हैं। तो अब शायद आप ये लाइन समझ में आ गई। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे चलते हैं, प्रोग्नोसिस। भाई ज़्यादा खतरनाक है तो प्रोग्नोसिस तो गुड नहीं है, गुड प्रोग्नोसिस तो नहीं है। और दूसरी बात, रीअकरेंस भी कॉमन है, रीअकरेंस भी कॉमन है। प्रोग्नोसिस क्या होता है? भाई उसको जल्दी से स्क्रीनिंग कर लें, जल्दी से इलाज कर लें और उसकी संभावना को भी कम कर दें दोबारा होने की, तो वो तो नॉट गुड।
साइकोसिस की ज़्यादा खतरनाक बीमारियों में तो नॉट गुड है और रीअकरेंस भी कॉमन है, जबकि इधर तो सब कुछ नॉर्मल ही था, इसको तो साइकोलॉजिस्ट बीमारियां मान भी नहीं रहे एक तरीके से। तो यहाँ तो प्रोग्नोसिस गुड भी है और लेस रीअकरेंस है, लेस रीअकरेंस है। तो भाई क्या, मुझे एक बात बताओ, मैंने जो इतनी बार बार मेहनत की है, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 10 नंबर का शॉर्ट नोट अब कर दोगे एग्जाम में आएगा तो? आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, मोस्ट सीरियस, लेस सीरियस, सब कुछ याद आता चला जाएगा। इनसाइट ज़्यादा खतरनाक, एब्सेंट, कम खतरनाक, प्रेजेंट। ईगो फंक्शन इम्पेयर्ड, ईगो फंक्शन नॉर्मल। जजमेंट इम्पेयर्ड, जजमेंट नॉर्मल। सारे डिसऑर्डर, थॉट, मूड, बिहेवियर, ये सब इम्पेयर्ड या प्रेजेंट। इधर सारे डिसऑर्डर एब्सेंट, इधर सारे डिसऑर्डर एब्सेंट। प्रोग्नोसिस गुड नहीं है, बार बार हो सकती हैं बीमारियां, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। एक पागल आदमी, बोलना नहीं चाहिए पर समझाने के लिए मुझे ऐसे शब्द यूज़ करने पड़ते हैं, स्लैंग लैंग्वेज। सीजोफ्रेनिक पेशेंट, मेंटली पेशेंट, डिनाइल रिग्रेशन यूज़ करते हैं, जबकि इधर वाले अनडूइंग कन्वर्जन यूज़ करते हैं। दैट्स इट। सांस भर लेता हूँ। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये क्लियर हुआ। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब जब मैं सीजोफ्रेनिया पढ़ाऊंगा, मैनिया पढ़ाऊंगा, एकदम से मेरे मुंह से निकलेगा साइकोसिस, एकदम से मेरे मुंह से निकलेगा एंजाइटी में न्यूरोसिस, ओसीडी में निकलेगा एकदम से न्यूरोसिस। तो यू विल ऑलरेडी गेट टू नो कि न्यूरोसिस मतलब बोला है तो सर ने क्या बोला है, साइकोसिस बोला है तो मतलब ऐसी ज़्यादा खतरनाक बीमारियों को सर ने साइकोसिस बोला है, कम खतरनाक बीमारियों को न्यूरोसिस बोला है। आपको अब पता रहेगा, आपको याद रहेगा। अब आपकी बारी है मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देने की। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया और आप मुझे अच्छा फीडबैक देते हैं तो मैं आगे क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेन टर्मिनोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।